बहुत बहुत खुश आमदीद, आदाब आप सबको हमारी तरफ से। प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज पॉलिटिकल सर्वे 2024। जी हां नाजरीन, 2024 आहिस्ता आहिस्ता करके उस दस्तक की ओर हमें ले चल रहा है, उस रास्ते की ओर ले चल रहा है जहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली के इंतखाबात होने हैं। आपको याद होगा कि सिर्फ चंद दिन पहले चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके जो दोनों मेंबरान है वो वादी के दौरे पर थे, जम्मू के दौरे पर थे और जाते जाते एक बड़ा भरोसा दे के चले गए कि वक्त मुकर्ररा पर इंतखाबात होंगे। न सिर्फ इंतखाबात की उन्होंने यकीन दहानी कराई बल्कि यह भी साफ कर दिया कि तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो रही है। और जब तैयारियां मुकम्मल हो रही हो तो गुलिस्तान न्यूज भी आपके लिए तैयार शुदा प्रोग्राम लेकर आया। और यह तैयार शुदा प्रोग्राम आपके उस फीडबैक का हिस्सा है जो पिछले एक महीने से लगातार आप हम तक पहुंचाते रहे हैं। और उस फीडबैक के जरिए से हमने हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर लोगों से पूछने की कोशिश की है और हजारों नहीं लाखों लोगों ने अभी तक हमारे इस पॉलिटिकल सर्वे का हिस्सा बने, जिन्होंने अपनी आरा रखी और उन सवालों का जवाब दिया जिससे हम जानना चाहते थे कि आखिर अवाम जम्मू कश्मीर की चाहती क्या है, किस पार्टी को कहां पर देखना चाहती है, किस लीडर पर ज्यादा दांव खेलना चाहती है। और वाकईतन क्या 5 अगस्त 2019 के बाद हालात वाकत बदल चुके हैं और उन बदलते हालात वाकत के बीच क्या वाकईतन जम्मू कश्मीर के अंदर बिगुल इंतखाबात का जो बजेगा तो रिकॉर्ड तौर पर बम्पर वोटिंग होगी। उस चीज का एहसास हमें तब हुआ जब लाखों लोगों ने अपना खुफिया वोट, अपना एलानिया वोट हम तक पहुंचाते हुए यह साफ किया कि जनाब बिगुल बजने दीजिए, कमीशन तैयार रहे, हम भी तैयार हैं ईवीएम पर बटन दबाने के लिए। इसलिए गुलिस्तान न्यूज आपसे वादाबंद कि जो भी फीडबैक आपका था उसको मिन तैयार किया गया, उसको एज इट इज कंपाइल करके आपके सामने एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी तक क्या कुछ सूरत हाल है, बड़ी खबर के साथ इस प्रोग्राम का आगाज गुलिस्तान न्यूज पॉलिटिकल सर्वे की अहम और बड़ी खबर कि गुलिस्तान न्यूज पॉलिटिकल सर्वे के नताइज सामने आ चुके हैं। मुख्तलिफ अजला से लाखों वोटर्स ने अपने वोट का इस्तेमाल किया है। अवाम ने अपने नुमाइंदों व जमातों का भी इंतखाब कर लिया है और आज शुमाली जिला कुपवाड़ा से नताइजों का ऐलान होगा। यानी आज जो पॉलिटिकल सर्वे शुरू होगा ये डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा इंतहाई अहम हसास इलाका, माजी में वोटिंग बड़ी कम, लोकसभा में वोटिंग बम्पर। इस बीच जब असेंबली के इंतखाबात का बिगुल बजा है तो सूरत हाल है क्या, बताएंगे आपको आज गुलिस्तान न्यूज पॉलिटिकल सर्वे 2024 में। सबसे पहले सरहदी जिला कुपवाड़ा की कहानी कि किस तरीके से लोगों ने उन 32 सवालों का जवाब दिया जो हमने मुख्तलिफ जावियों से उनसे पूछा और उन्हें कंपाइल करने के बाद क्या कुछ कहानी आई या क्या कुछ स्टोरी सामने आई और क्या कुछ खाके सामने आए हैं, थोड़ी देर में हम आपके सामने वो रखने जा रहे हैं। गुलिस्तान न्यूज पॉलिटिकल सर्वे का पहला हिस्सा हम लेके चलेंगे और एक एक करके ग्राफिक के जरिए से हम आपके पास आएंगे कि किस तरीके से सर्वे हुआ, कहां पर हुआ, कैसे किया गया, कितने हजार लोगों ने वोट डाले हैं। तो याद रखिएगा सबसे पहली कहानी जो है वो जिला कुपवाड़ा की हम आपके सामने रखेंगे, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा की रखेंगे, जहां पर असेंबली सेगमेंट वाइज भी हम आपके सामने तमाम डिटेल्स रखेंगे। पहला ग्राफिक गुलिस्तान पॉलिटिकल सर्वे 2024 बराए कुपवाड़ा, गुलिस्तान न्यूज पॉलिटिकल सर्वे 2024 कुपवाड़ा का पहला ग्राफिक, पहली हालात क्या कुछ है वो आपके सामने रखने जा रहे हैं और इसके फौरन बाद बैक टू बैक वो तमाम सवाल, वो तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। याद रखिएगा सरहदी जिला कुपवाड़ा कुल मिलाकर 6 असेंबली निशस्तें हैं, 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज इस वक्त सरहदी जिला कुपवाड़ा के अंदर है। और ये 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसियां कौन कौन सी है? सबसे पहले करना, याद रखिएगा टोपोग्राफी हालात वाकत, फिर त्रिगाम जो नई कॉन्स्टिट्यूएंसी 2019 के बाद डेवलप की गई, फिर कुपवाड़ा हाइपर सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी जो आज तक मानी जा रही है, लोला जहां पर हमेशा बम्पर वोटिंग हुई है, हंदवाड़ा लंबी लंबी क्यूज हमेशा आपने देखी 1996 के बाद, और लंगेट गेम चेंजर हमेशा रहा है पिछले 2-3 इंतखाबात के दौरान। तो ये वो 6 कॉन्स्टिट्यूएंसियां कर्रा, त्रिगाम, कुपवाड़ा, लोला, हंदवाड़ा और लंगेट, ये वो 6 कॉन्स्टिट्यूएंसियां जहां पर हम सबसे पहले
ये नताइज आपके सामने रखेंगे। और 2024 में कौन सी जमातें हैं जिन्हें अवाम मानती है कि मुकाबले के अंदर हो सकती है। नॉर्थ कश्मीर में सबसे पहले अवामी इत्तेहाद पार्टी, इंजीनियर रशीद भी जीत कर आए हैं, इसलिए हो सकता है यहां पर ट्रेंड आपको नजर आए। सवाल पूछा गया था, सवाल का जवाब था AIP, अवामी इत्तेहाद पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, अपनी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, आजाद उम्मीदवार भी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी मैदानी जंग में हो सकती है। यानी कुल मिलाकर 8 पार्टियां चुनावी दंगल बराह रास्त होगा। यानी 8 फैक्टर्स आपके दिखेंगे नॉर्थ कश्मीर में, जिनमें AIP जिसकी सरबराही इंजीनियर रशीद, नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सरबराही कर रही है महबूबा मुफ्ती साहिबा, अपनी पार्टी सईद अल्ताफ बुखारी, और उसके बाद कांग्रेस यहां पर बागडोर संभाल रहे हैं वकार सुलवानी, बीजेपी अभी तक बागडोर रविंदर रैना के पास, पीपल्स कॉन्फ्रेंस सज्जाद गनी लोन के पास, और कुछ आजाद उम्मीदवार भी दंगल का हिस्सा 2024 में बन सकते हैं। ये अंदाजा इसके बाद अब लगा चुके होंगे कि लोग किस बारीक बीनी से इंतखाबी दंगल को देखते हैं। चलिए जनाब फटाफट से एक और मामले पर आते हैं। कौन से ऐसे चेहरे होंगे जी जो आपको इन इंतखाबी दंगल में दिखेंगे? तो जवाब में आया मीर सैफुल्लाह साबिक वजीर, फयाज मीर पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं, नासिर असलम वानी ये साबिक वजीर भी है, सूबाई सदर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, मोहम्मद अमीन भट्ट, बशीर अहमद डार, सज्जाद गनी लोन, चौधरी मोहम्मद रमजान, राजा मंजूर, जावेद कुरैशी, कफील उर रहमान, इंजीनियर रशीद, अब्दुल्ला खान, कैसर जमशीद लोन जैसे चेहरे इस दंगल का हिस्सा बन सकती है, जिन्हें माना जा रहा है ये मजबूत चेहरे हैं जी। किसी भी कीमत पर ये चेहरे आपको इन इंतखाबी दंगल में दिख सकते हैं। इंजीनियर रशीद, हक खान, सज्जाद लोन, नासिर असलमानी, मीर सैफुल्लाह ये वो नाम है, और कैसर जमशीद लोन जो पहले भी इंतखाबी दंगल का हिस्सा बन चुके हैं, और फयाज मीर ऑलरेडी पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं, इन दोनों पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर है। तो कुल मिलाकर ये वो बड़े चेहरे हैं जिनको लेकर आपने कहा। अब ये देखिएगा, ये जो GPS हमारा है, गुलिस्तान पॉलिटिकल सर्वे जो हमारा है, डेट ऑफ वोटिंग, यानी हमने जब अपनी लाइनें खोली, हमने जब सवालात पूछना शुरू किया, तो दिन था 2 अगस्त 2024 को, जिस दिन हमने बलक अपनी कैंपेनिंग शुरू की, लोगों तक जाना शुरू किया, और 8 अगस्त तक ये सिलसिला चला। 2 जुलाई को शुरू किया, 8 जुलाई शाम 7 बजे इसको खत्म कर दिया, और उसके बाद इन दिनों में आपने वोट डाले। अब नॉर्थ कश्मीर में जिन लोगों तक हम पहुंचे, जिन्होंने वोट का जवाब दिया और तमाम तकनीकी लवाजमात पूरे किए, नॉर्थ कश्मीर कुपवारा डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें 18,721। फिगर आपको छोटा दिखेगा, लेकिन जब आप सर्वे करने जाते हैं तो तब पसीने छूटते हैं। ये 18,000 लोगों से सवाल पूछते हुए कुछ लोग आधे सवालों का जवाब देते हैं, कुछ लोग पूरे सवालों का जवाब देंगे। ये 18,000 से ज्यादा लोग वो थे जिन्होंने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। पैटर्न ऑफ वोटिंग क्या था जी? ये ऑनलाइन था, और इसमें जब आप देखेंगे 18 से 40 साल की उम्र वाले लोग जो थे वो 70% थे, और 40 से 70 साल जो उम्र थी वो 20%, यानी सबसे ज्यादा इस वोटिंग प्रोसेस का हिस्सा नौजवान बना है, जिसकी हद उम्र 18 साल से 40 साल के दरमियान थी, दैट इज 70% ऑफ दिस वोटिंग। और दूसरी बड़ी बात कि 40 से 70 में जो थे वो टोटल आपके पास कितने थे? 20% वोट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके सामने ये डिटेल्स रख रहा हूं, क्योंकि याद रखिएगा कितने वोट पड़े थे, क्या कुछ हुआ था, सारी कैंपेनिंग मैंने आपके सामने रख दी है। इसके बाद जरा एक और लाइन पर आते हैं 18,000 वोट्स में। अब जब सवालों की बारी आई तो फटाफट से मैं कुछ सवाल भी आपके सामने रख देता हूं। हमने पूछा था कि कौन सी पार्टी ऐसी है जो इन 6 असेंबली निशस्तों में सरफरिस्त रह सकती है। विच पार्टी विल टेक लीड इन 6 असेंबली सेगमेंट्स? सीधा साफ और मोटा सवाल था कि आपकी नजर में 6 असेंबली सेगमेंट से कौन सी पार्टी लीड कर सकती है। अब सवाल क्या था? नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अवामी इत्तेहाद पार्टी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, कांग्रेस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, ये ऑप्शंस थे, अदर्स भी ऑप्शंस थे, लेकिन जवाब इन्हीं सब में आया, बाकी किसी का नाम नहीं इसमें आया है।
तो क्या कुछ खुल के सामने आया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में 60% लोगों ने कहा कि दैट विल लीड 6 असेंबली सेगमेंट्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सेट 60% ऑफ द वोट, पीपल्स कॉन्फ्रेंस को 20% वोट मिले हैं, अवामी इत्तेहाद पार्टी 23% वोट पे है, अपनी पार्टी 7% वोट पर है, कांग्रेस 3% वोट पर है और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 10% पर है और इसी तरीके से अदर्स भी है। तो ये सीधी सीधी बात जो है यहां पर जो आपको दिखेगा कि जब हमने पूछा कि कौन सी पार्टी लीड करेगी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में 50% से ज्यादा लोगों ने कहा ये है। उसके बाद मुकाबला आप देख सकते हैं 20, 23 और 10 का रहेगा, फिर 7 और 3 भी रहेंगे। बहरहाल ये कंप्यूटरली सब सामने आए। तो ये पहला सवाल था हमारा। चलिए फिर दूसरा सवाल जो हमारा था ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट था और इस पर जरा फटाफट से आएंगे। उसके बाद कुछ मेहमान हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, उनके पास भी चलेंगे। हमने पूछा कि विच पार्टी इज स्ट्रॉन्गर इन कुपवाड़ा असेंबली सेगमेंट। अभी आपको याद होगा हमने कहा था 6 असेंबली निशस्तें हैं और 6 असेंबली निशस्तों में हमने पहला जो सवाल पूछा वो डायरेक्टली पूछा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कुपवाड़ा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में। और हमारे सामने जो आदाद शुमार आए, जो फिगर्स आए वो जनाब कुछ इस तरीके से थे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, इसमें कांग्रेस का ऑप्शन था, पीपल्स कॉन्फ्रेंस था, पीडीपी था, बीजेपी था, अदर्स था, अपनी पार्टी था, सभी पार्टियों का नाम हमने लिया था। लेकिन जवाब जिस तरीके का आया वो बड़ा दिलचस्प है। व्हाट आंसर क्या था इसमें, तो जरा अब इसकी ओर हम नजर डालेंगे कि कौन सी जमात जिला कुपवाड़ा में मजबूत अवामी लिहाज से है, अवाम जिसे मानती है कि कुपवाड़ा में ये टेक ओवर कर सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस 48% के साथ कहा जा रहा है कि जनाब हल वाला झंडा शायद मजबूती के साथ आगे बढ़े हमारे सर्वे के हिसाब से। ये आपका सर्वे है, आपका फीडबैक है, हमारे सवाल थे, आपका जवाब था, उसी का खाका हमने आपके सामने रख दिया है। तो पहला नतीजा जिला कुपवाड़ा का आपके सामने है, कुपवाड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी का है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस 48% के साथ है, कांग्रेस 16.7% के साथ है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस 33% में इसको मजबूत माना जा रहा है, पीडीपी के लिए ज्यादा कोई मजबूती नहीं, 4 से 5% मान रहे हैं और बीजेपी भी 1-1% वोट लेकर मैदान में आई है, टैली में आ चुकी है। तो बड़ा मुकाबला जब आप देखेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्सेस कांग्रेस वर्सेस पीसी होगा तो ये साफ साफ नजर आ रहा है डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में। लेकिन अभी तक अगर हम इस बेस लाइन को माने तो यहां पर सीधी सीधी सी बात है कि 48% ऑफ आवर वोट्स दैट गोज इन फेवर ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो ये पहली निशस्त नेशनल कॉन्फ्रेंस में जाती हुई नजर आ रही है। मेरे साथ कुछ मेहमान ज्वाइन करेंगे जी। मेरे साथ नासिर असलम वानी साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर है, ज्वाइन कर चुके हैं। पीरजादा शाकिर साहब है, सीनियर जर्नलिस्ट है, हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। फिरदौस बाबा साहब, अब्दुल मजीद शेख साहब थोड़ी देर में हमारे साथ ज्वाइन करेंगे एआईपी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से। फिलहाल नासिर साहब और पीरजादा शाकिर साहब आपके पास ही आऊंगा। सबसे पहले नासिर साहब आपके पास आऊंगा, चूंकि नॉर्थ कश्मीर की जब बात करते हैं तो आपका बर्थ प्लेस नॉर्थ कश्मीर है, आप बड़े मजबूती के साथ वहां लड़े, पिछली बार भी कई बार आप वहां से हम देख रहे हैं कि एक्टिवेशन है। लेकिन जो हम लास्ट टाइम लोकसभा में देखे थे वो यहां पर नजर नहीं आ रहा है। व्यू पॉइंट चेंज है, नजरिया चेंज है और नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूती के साथ इन 6 में से सीटों पर काबिज होती हुई नजर आ रही है। यानी लगभग ऑलमोस्ट सारी सीटों पर आपकी बेहतरी है, एक्सेप्ट 1-2 में जहां पर मुकाबला काफी टाइट है, वो थोड़ी देर में हम बताएंगे। कुल मिलाकर ये जो पहला नतीजा था कुपवाड़ा का और ओवरऑल 6 का जो हमने फिगर बताया, इसे आप कैसे देख रहे हैं? ये काफ़ी जो है हौसला बख्श है आपका जो ये सर्वे है, और पहले भी आपका सर्वे काफ़ी जो है हकीकत के नज़दीक ही रहा है। आज भी आपने एक बड़ा सर्वे किया है। ये सैंपल साइज से लोगों को लगता है कम है, लेकिन जैसे आपने पहले भी कहा कोई आसान नहीं है इतना बड़ा सर्वे करना और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके लोगों के मुख्तलिफ ख्यालात को जमा करके कंपाइल करना। आपके इस सर्वे को हम जो है तस्लीम करके ये बताऊं कि उम्मीद है कि इसी सर्वे के मुताबिक अगले असेंबली इलेक्शन के नतीजे भी निकलेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ज़िला कुपवाड़ा हमेशा एक मजबूत किला रहा है और हमें हमेशा उम्मीद है कि इस ज़िले से हमको सबसे ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। पिछले इलेक्शन की अगर बात करें तो वो एक मुख्तलिफ सा सिनेरियो था, उसका वोटिंग पैटर्न डिफरेंट था। एक जज्बाती तौर पे
वोट किया गया था और उसका जो है हमेशा वैसा ही आगे जो लोगों का नज़रिया, आपकी बात बिल्कुल सही है, नहीं मिलेगा और असेंबली में उसके बिल्कुल बरक्स होगा। ठीक है शाकिर साहब, चूंकि आप ग्राउंड पर भी काम करते हैं शाकिर साहब, ये जो स्विंग ऑफ मूड है ये कितना पॉजिटिव आपको नजर आ रहा है? क्योंकि लास्ट टाइम के इलेक्शंस को भी ध्यान में रखें और ये जो सैंपल साइज में बातें सामने आ रही है, चूंकि अभी मैंने 2-3 सवाल ही रखे, जब और इसको आप खंगालेंगे तो और ज्यादा मूड और विजन लोगों का क्लियर हो जाएगा। ये पहला आपका रिएक्शन किस तरीके का है? क्योंकि आप वर्किंग जर्नलिस्ट है, आप कुपवाड़ा को बड़ी नजदीक से देख रहे हैं, लोगों को समझ रहे हैं। करने के लिए सैंपल साइज को लेकर मुझे कहीं पर थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, शायद कुछ कहीं पर गलत सैंपलिंग हुई है, क्योंकि कुछ पार्टीज को लेकर मैं देख रहा हूं कि जहां तक मैं इल्म रखता हूं कि उनका वोटिंग परसेंटेज इतना नहीं हो सकता है। लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि अगर असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जब अभी तैयारियां चल रही है, अगर इस स्टेज में हुई, क्योंकि हम 2019 से ही देखते आए हैं कि असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, क्योंकि अभी राजीव कुमार जी कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर के दौरे पे थे, उन्होंने वहां लोगों से बातचीत की, पॉलिटिशियन से बातचीत की, एक पूरा ग्राउंड रिपोर्ट लेके आए। लेकिन उसके बाद जम्मू कश्मीर का हर फैसला जो है वो सिक्योरिटी को नजर में रखकर ही किया जाता है। तो इसके बाद यहाँ दिल्ली में एक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग ली जाएगी, उसके बाद ही कोई फैसला आएगा। हाँ, अगर इस सूरत हाल में जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अक्टूबर में इलेक्शंस होंगे, अगर इस टाइम में हो रहा है, देखिए हमारे पास ये जो आपकी सर्वे है, ये मुझे इसके साथ में 90% एग्री करता हूँ, क्योंकि आज के इलेक्शंस के लिए जो बेस बनी है वो लोकसभा इलेक्शन ही एक बेस बनी है। क्योंकि तब भी लोकसभा के इलेक्शंस हो रहे थे, तो जो कि इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 2 लोकसभा एमपीज है, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। वहीं बाकी जो पार्टीज है, फॉर एग्जांपल पीपल्स कॉन्फ्रेंस है या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो थोड़ा डिसइंटीग्रेट हो गई क्योंकि उनका वोट शेयर कम मिला। फॉर एग्जांपल आप सजाद साहब को एक्सपेक्ट करते थे कि वो पार्लियामेंट मेंबर बन के जाएंगे, लड़ाई उमर साहब और सजाद साहब की थी, लेकिन इंजीनियर रशीद साहब आए, उन्होंने उन दोनों कैंडिडेट्स को एक बड़े मार्जिन से हराया जी। वो एक चीज है। और असेंबली और लोकसभा इलेक्शंस के लिए जो है लोगों की चॉइसेस डिफरेंट होती है। असेंबली इलेक्शन इट्स मोर ऑफ वी कैन से कि जिसमें आपके पास वर्कर्स स्ट्रांग होने चाहिए, घर घर हर एक इलाके में, हर एक मोहल्ले में वर्कर्स होने चाहिए, क्योंकि वर्कर्स पे ज्यादा मुनहसर ये इलेक्शन होता है। और लोकसभा इलेक्शन जो है उस पे आप बड़े चीजों को देखते हैं कि पार्लियामेंट में कौन जम्मू कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन कर सकता है, कहीं आपको कुछ और चीजें इम्पैक्ट करती है, कहीं सेंटिमेंट इम्पैक्ट करता है, कहीं आपको लगता है कि नहीं बंदा बोलने वाला है, बात करने वाला है, अगर इसको मौका मिलेगा तो ये शायद हमारी बात को सही से रख सकता है। क्या कहीं पर ऐसा भी होता है कि एंटी इनकम्बेंसी काइंड ऑफ होता है? फॉर एग्जाम्पल लोगों ने समझा कि वहां मीर मोहम्मद फयाज साहब पहले गए हैं, उन्होंने जितना किया वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं था, या उमरुल्लाह साहब गए हैं, उन्होंने जितना किया शायद वो लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पाए थे, इसलिए आज लोगों ने कहा कि नहीं, इनको एक एक मौका मिला है, आज इनको मौका नहीं देंगे। तो इसलिए ये जो इलेक्शन होगा, नॉर्थ कश्मीर खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए फर्टाइल है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ग्राउंड पे मेहनत करेगी, थोड़ा सा लोगों के साथ फिर से कनेक्ट होने की कोशिश करेगी, क्योंकि एक चीज है कि जब डिलिमिटेशन हुई, कोपवारा और त्रेहगाम थोड़ा अलग अलग हो गए, उनमें से कुछ हिस्से हंदवाड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी से उठा के कोपवारा में जोड़े गए, कोपवारा कॉन्स्टिट्यूएंसी से कुछ हिस्से उठा के त्रेहगाम में जोड़े गए, ऐसे ही करालपुरा भी फिर बांटा गया। तो इस हिसाब से अभी कुछ चीजें हैं जिनको नेशनल कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करना पड़ेगा अगर वो इसमें मेहनत करेंगे। और मुझे लगता है इनके लिए कोपवारा फर्टाइल है, ये इस इलेक्शन में बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन यही रहेगी। और दूसरी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लिए भी कुछ सीटें वहां पे बहुत फर्टाइल है, अगर वो भी वहां पे प्रॉपर प्लानिंग के साथ आते तो मुकाबला काफी। मैं आता हूं शाकिर साहब दोबारा आपके पास, जरा फटाफट से और कुछ सवाल आते हैं, इनको भी खोल देते हैं, और भी कॉन्स्टिट्यूएंसी उनको भी खोलते हैं और फटाफट से फिर सबका रिएक्शन भी लेते हैं जी। चलिए जनाब, एक और सवाल की ओर चलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट ये था कि जो हम सवालात पूछ रहे थे ये कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज भी था। अब जरा एक और कॉन्स्टिट्यूएंसी की ओर आते हैं, और ये वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिस पर दांव बहुत सारे लोग खेल रहे हैं। कुपवाड़ा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाद ये नताइज हमने अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने रख दिए कुपवाड़ा असेंबली के। अब जरा दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी पर आते हैं, करना पर। ये करना की कॉन्स्टिट्यूएंसी है,
करना जिला कुपवाड़ा का ही हिस्सा बन चुका है और यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, अवामी इत्तेहाद पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और बीजेपी दावेदारी अपनी ठोक रहे हैं और अदर्स के नाम पर भी है, लेकिन उसमें बड़ा कम वोट मार्जिन बना था, इसलिए वो हमने आपको नहीं दिखाया। मेजरली जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो बड़ा चैंक है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी, एआईपी, पीसी, पीडीपी और बीजेपी के बीच। यहां पर करना में एंटायरली डिफरेंट मुझे दिखा सब कुछ, क्योंकि यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस 55% पर जो लोगों की परसेंटेज हमें वोट्स मिली थी, उसमें कहा गया कि जनाब बड़ा फर्टाइल जोन है, मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन मुकाबला देते हुए नजर आई अपनी पार्टी भी, यहां पर अवामी इत्तेहाद पार्टी भी मैदान में है, अगरचे बड़ा कम ग्राफ है लेकिन है। फिर पीपल्स कॉन्फ्रेंस और पीडीपी सेम रेशियो पर है। बीजेपी जिनको काफी उम्मीद शायद करना से लगी थी, लेकिन लोग यहां पर उतना ज्यादा इस चीज को एक्सेप्ट करते हुए नजर नहीं आए। तो करना कुपवाड़ा के बाद करना भी कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए सेफ जोन बन रही है और अभी तक की वोट परसेंटेज इसी तरीके की बन रही है। करना के बाद त्रिगाम, ये नई कॉन्स्टिट्यूंसी जिसका शाकिर अभी जिक्र भी कर रहे थे, ये यहां पर भी यही सवाल पूछा गया कि स्ट्रॉन्ग पार्टी आपको नजर कौन आ रही है और ऑप्शन में भी यहां पर देखिए त्रिगाम में कौन कौन सी पार्टी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, बीजेपी और अपनी पार्टी। अब जो यहां पर नताइज है वो कुछ इस तरीके से आए। त्रिगाम में भी मुकाबला अगर आप बाय एंड लार्ज देखेंगे, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के बीच में है। जो शाकिर अभी बता रहे थे कि कुछ पॉकेट्स है जी, बड़ा मजबूत है। यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस 48% वोट लेकर अभी तक हमारे सर्वे में आगे हैं, कांग्रेस 8% वोट लेकर आगे है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस 40%, यानी मार्जिन इज ओनली 8%, कुछ भी हो सकता है इसके बाद। पीडीपी 15% पर यहां पर नजर आ रही है। बीजेपी का करना के मुकाबले में त्रिगाम में वोट परसेंट बढ़ा है, 4% के आसपास है और अपनी पार्टी 6% पर है। तो कुल मिलाकर यहां पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी तीसरी सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस की झोली में जाती हुई हमारे सर्वे के हिसाब से। लेकिन मुकाबला यहां पर बड़ा दिलचस्प है, 8% का मुकाबला अगर आप देखेंगे 48 और 40 के बीच में, तो जो भी पार्टी आगे पीछे करेगी बड़ा कामयाब यहां पर हो सकता है। फिर एक और कॉन्स्टिट्यूएंसी लोलाब है, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि यहां पर कैंपेनिंग भी बड़ी अलहदा होती है, फिर वोट शेयर भी बड़ा डिफरेंट है, कुछ घरों का बड़ा असर है यहां पर। तो यहां पर लोगों ने किस तरीके से इस कैंपेन को देखा और यहां पर भी वही पार्टियां थी जो हमने त्रिगाम में रखी थी, बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक अपर हैंड है और कांग्रेस 15%, पीपल्स कॉन्फ्रेंस 30%, लेकिन पीडीपी के लिए एक राहत है यहां पर 48% इनकी यहां पर, यानी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे ज्यादा वोट शेयर अगर कहीं बढ़ता हुआ दिख रहा है वो लोलाब कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो यहां पर मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंसेस वर्सेस पीडीपी हो सकता है, तीसरे नंबर पर पीसी हो सकता है, कांग्रेस और दीगर जो है वो अपनी अलग अलग पार्टियों में बाद में देख सकते हैं। और ये याद रखिएगा ये चंद दिन पहले तक का मामला है, अभी लीडर बदलेंगे, उधर इधर होगा तो बड़ी चीजें हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल ये कि एक और यानी चौथी सीट भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए राहत है। गुलिस्तान पॉलिटिकल सर्वे के हिसाब से लोलाब पर भी मजबूती के साथ ये खड़े हैं, लेकिन मुकाबला बड़ा दिलचस्प यहां पर भी है। फटाफट से आगे बढ़ेंगे और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, हंदवाड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी। और यहां पर जब आप देखेंगे हंदवाड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो हमने नताइज रखे हैं वो आपके टीवी पर आएंगे तो ये बड़े दिलचस्प है। यहां पर भी बड़ा टक्कर का मुकाबला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 42% पर है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस 40% पर है, 2% ऊपर नीचे हो सकता है। यहां पर मुकाबला सज्जाद गनी लोन साहब का, यह उनकी होम टाउन कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां से वो हमेशा लड़ते आ रहे हैं। फिर यहां से चौधरी रमजान साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार रहते हैं, तो इस बार भी ऐसा ही होगा, वो देखना होगा। लेकिन माजी के हालात को देखते हुए मुकाबला कांटे का यहां पर है, इजी वॉक नहीं है, केक वॉक यहां पर किसी भी पार्टी के लिए नहीं है। जो भी थोड़ी सी मेहनत करेगा वो आगे जाते। अपनी पार्टी 10%, पीडीपी 15% पर और पीसी 40% पर। तो मुकाबला 40-42% आपके सामने है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 42, पीसी 40% पर। अवाम की राय ये कुछ बता रही है। चलिए जनाब, लंगेट हल्के इंतखाब जो इंतहाई दिलचस्प है। इंजीनियर रशीद साहब का होम टाउन
तमाम तर सियासत लोकसभा की यहां पर चली और बिल्कुल वैसा ही सवाल पूछा गया लंगेट की आवाम से, लंगेट के लोगों से, जहां पर लोगों ने अपना वर्डिक्ट कुछ एंटायरली डिफरेंट बता दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में 30% लोग, जो आपको पीछे दिख रहा था कि 2-3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट थी, लंगेट आते आते सिचुएशन एंटायरली डिफरेंट हो रही है। अवामी इत्तेहाद पार्टी 70% वोटों के साथ, यहां पर कहा जा रहा कि एआईपी की रिप्रेजेंटेशन हो सकता है यहां से हो जाए, लोग इस तरीके से। पीसी पीपल्स कॉन्फ्रेंस 20% पर है, पीडीपी 15% है, अपनी पार्टी 10 पर और बीजेपी 15% पर सामने आ रही है। और लंगेट की कॉन्स्टिट्यूएंसी ये बिल्कुल एक बार फिर से आप नजर रखिएगा, क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट लंगेट की है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। तो कुल मिलाकर करना, त्रिगाम, कुपवारा, लोलाब, हंदवाड़ा, लंगेट, ये है जिला कुपवारा की कहानी, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक इजी वॉक है कुछ सीट्स पर, लेकिन कुछ सीट्स पर पसीना बहाने की भी अशद जरूरत है, स्पेशली इस वाले बेल्ट में जो हम आपके सामने रख चुके हैं। नासिर साहब, फटाफट से आपका रिएक्शन। एंटायरली डिस्ट्रिक्ट मैंने रख दिया आपके सामने, आप चूंकि सूबाई सदर भी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, स्पेशली नॉर्थ को बड़ी क्लोज से मॉनिटर करते रहे हैं। अब ये जो नताइज सामने, इनको आप कैसे देखते हैं? अभी तक हमने कुपवारा को कहा कि चलिए हम थोड़ा बहुत मान ही लेते हैं, अब आगे कैसे देखते हैं इस पूरी ये जो कहानी है नॉर्थ की? देखिए, अब तक का जो आपने सर्वे दिया ये तो बड़ा इनकरेजिंग है। कुछ जगह पे शायद आपके साथ इख्तलाफ हो, लेकिन ओवरऑल और जो मेजर पोर्शन ऑफ द सर्वे जो है वो हकीकत की बुनियाद पर ही है। और कहीं एक आधा परसेंटेज ऊपर ही नीचे होने की गुंजाइश तो हमेशा एक सर्वे में रहती है, लेकिन इसी तरह का जो नतीजा उम्मीद रखते हैं हम आने वाले असेंबली इलेक्शन में। और ख़ासकर जो आपने कुपवारा ज़िले की सेगमेंट्स की अभी तक बात की, बाकी रियासत का भी हम देखेंगे। अभी मेरा ख्याल है आपने पूरे कश्मीर सूबे का किया है, जम्मू और कश्मीर तो दोनों का वो भी किया हम है। आपके साथ अभी दोनों का आज दोनों का आज दिखाएंगे। आज फिलहाल सिर्फ नॉर्थ कश्मीर की देख रहा है, वैसे हम डिस्ट्रिक्ट वाइज चलेंगे। अभी हमारे पास कुछ दिन है, तो जब तक कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी तब तक हम अपना सर्वे पूरा बता चुके होंगे। बहुत बहुत बेहतर है, वो भी अच्छी बात है। अगर आज नॉर्थ कश्मीर का कंप्लीट होता है तो एटलीस्ट हमको एक काफ़ी आइडिया भी मिल जाएगा और काफ़ी हमारे जो है हिम्मत भी बढ़ जाएगी, काफ़ी इंकरेजमेंट मिलेगी जिस तरह का लोगों ने आपको रिस्पांस दिया है। ठीक है जी। शाकिर साहब, अभी आप बात कर रहे थे ना कि मेहनत करने की जरूरत है, कुछ चीजें एंटायरली डिफरेंट दिखेगी, अब वो दिखना शुरू हो गई हैं। डेफिनेटली आई टोल्ड यू कि पहले ही कि देखो लास्ट टाइम की जो रिजल्ट हमारे पास आया वो कम्प्लीटली डिफरेंट आया जितना एक्सपेक्ट किया था मैक्सिमम लोगों ने, तजियाकारों ने, लेकिन वो रिजल्ट देखने को नहीं मिला, हमें डिफरेंट रिजल्ट मिला। अभी भी आप जो बात कर रहे थे इसमें भी मुझे लगता है कि 80 to 90% मैं सहमत हूँ आपसे कि जो सर्वे का रिजल्ट आया है ठीक है। जो नीचे कहीं पर बीजेपी की इतनी परसेंटेज है, कांग्रेस की इतनी परसेंटेज है, मुझे लगता है वो सारी चीजें दैट्स पार्ट ऑफ द डिबेट। उस पे शायद मुझे लगता है सर्वेज को लेकर कुछ फर्क रह चुकी है, या डेफिनेटली जब एक लार्ज चंक ऑफ पीपल को आप सर्वे में लेते हैं तो उसमें कभी इतनी कोताही एरर्स का हो सकता है, वो मैं मान लेता हूँ। हाँ, एरर्स का हो सकता है, लेकिन जो ओवरऑल जो पिक्चर आप दे रहे हैं उस पिक्चर के साथ मैं सहमत हूँ कि जैसे, लेकिन एक चीज और एक अहम चीज इसमें रहेगा, वो ये रहेगा कि कल जाके जो कैंडिडेट्स पार्टीज फील्ड करेंगे उनका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहेगा। वो डिफाइन करेंगे कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी किसके हिस्से में जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर कोई डिसाइड करता है कि मैं कोई एक लीडर डिसाइड करता है मैं 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ूंगा इलेक्शन, डेफिनेटली उससे एक उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी आराम से चली जाएगी, दूसरे में भी खतरा रहेगा क्योंकि एफर्ट्स डिवाइड होंगे। क्योंकि पिछली बार भी जैसे आपके सामने एग्जांपल है कि उमर साहब श्रीनगर से आए, उन्होंने कहा कि नॉर्थ कश्मीर में मुझे हराना है सजाद गनी लोन को, तो एक स्ट्रांग कैंडिडेट लग रहा था, लेकिन उससे क्या हुआ कि उमर साहब ही हार गए। सो कुछ चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा हमें कि प्रॉपरली स्ट्रेटजाइज करना पड़ेगा, जज्बातों में कोई फैसला लेना नहीं होगा। जैसे लास्ट टाइम दोनों की मिसकैलकुलेशन हो गई, दोनों आपस में लड़ रहे थे, सजाद गनी लोन साहब, उमर साहब आपस में लड़ रहे थे, लेकिन इंजीनियर रशीद साहब की कंपेन ने इतना पिकअप कर लिया कि वो फिर कोई चांस ही नहीं बना इनफैक्ट उनके लिए कि उसको चेज भी कर पाते। सो डिफाइन करेगा कि
कौन पार्टी किस कैंडिडेट को कहाँ पे फील्ड करेगी, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट रहेगा। वो डिफाइन करेगी कौन कॉन्स्टिट्यूएंसी किसको जाएगी, क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि पिछले कुछ दिनों में मुझे लगता है ज्यादा ही देखने को मिला कि कई सारे लीडर एक पार्टी से निकल करके कोई और पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो अभी ये हलचल अभी चल रही है, जब तक ये थोड़ा सेटल डाउन हो जाएगा, लीडर्स बिल्कुल, का अभी ये आना फिगर्स जाना ऊपर नीचे बड़े होंगे शाकिर साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं, बड़ी चीजें अभी ऊपर नीचे होंगी। हमारे साथ फिरदौस बाबा साहब अवामी इत्तेहाद पार्टी के ज्वाइन कर चुके हैं, अब्दुल रशीद शेख साहब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर हैं, इन्होंने भी ज्वाइन किया, नॉर्थ से दोनों का ताल्लुक है। फिरदौस साहब आपका रिएक्शन भी लूंगा। जो हम देख रहे थे कि एंटायर नॉर्थ में इंजीनियर रशीद अवामी इत्तेहाद पार्टी का एक वेव था लोकसभा के अंदर, लेकिन जब असेंबली इलेक्शंस का बिगुल अभी बजा नहीं है, तैयारियों में हर एक पार्टी है, तो स्प्लिट ऑफ ओपिनियन नॉर्थ में है। किस तरीके से आप इसको देखेंगे और कितना आप मानेंगे इस चीज को कि स्प्लिट ऑफ ओपिनियन है जी हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर? जैसे कि आपके ये सर्वे है, बिल्कुल मुझे पता है कि आपके एफर्ट्स लगे होंगे इसमें, आपने काफ़ी ज़्यादा सैम्पलिंग की होगी, तो उससे मुझे कोई एतराज़ नहीं। मगर मैं आपको एज ए पार्टी का एक जिम्मेदार शख्स होने के नाते मैं बता दूं, और आपको ये जो रिजल्ट्स आए उनसे भी आपको पता चला होगा कि अवामी इत्तेहाद पार्टी सरप्राइज देने में काफ़ी ज़्यादा माहिर हैं। तो इंशाल्लाह मुझे भी पूरी उम्मीद है कि जो आइंदा इलेक्शंस होंगे उसमें भी हम आपको सरप्राइज देंगे। तो बाकी जो है जिन पार्टीज़ की आप बात कर रहे हैं उनकी बढ़ोतरी दिखा रहे हैं अपनी सर्वे में, तो मुझे जो लगता है, मेरी जो ज़ाती राय है और जो हम ग्राउंड को देख रहे हैं, ग्राउंड पे लोगों ने एक चेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। तो एक पॉलिटिकल वैक्यूम था, जो भी हालात यहाँ पे हुए उसके बाद एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया, एक खला हो गया पैदा पूरी जम्मू कश्मीर की सियासत में, वो भरने की जरूरत है। मुझे लगता है कि अवामी इत्तेहाद पार्टी इस चीज को, इस खला को पूरा कर रही है और अच्छे से कर रही है। और जो आपकी सर्वे का है, तो जैसे मैं शाकिर साहब की बात से इत्तेफाक रखता हूँ, अभी जो हमने जो मैक्सिमम पार्टीज है उन्होंने अपने कार्ड्स नहीं खोले हैं, अभी उनके जो प्रोबेबल कैंडिडेट्स हैं वो सामने नहीं आए हैं। हो सकता है कि उनकी जो पर्सनल रेपुटेशन हो, उनकी जो पर्सनल जो उनका जो सियासत में मतलब असर रसूख हो, या उनकी लोकल लेवल पे उनकी रेपुटेशन क्या है, वो भी इस पे डिपेंड करेगी, जरूर डिपेंड करेगी। जो वर्डिक्ट होगा, जो लोगों का वर्डिक्ट होगा, उसमें जो उसका बराबर एक रोल रहेगा। और जैसा कि आपने शाकिर साहब भी अभी कह रहे थे कि अभी बहुत सारे हालात बदल रहे हैं, अभी इलेक्शन तो पूरे फॉर्मली उनका डेट अनाउंस नहीं हो गया, तो काफी ज्यादा अभी ग्राउंड पे जो हालात हैं वो आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी। और जैसा कि आपको पिछले इलेक्शन में रहा होगा, पहले तो लग रहा था कि नहीं सजाद साहब ही जीत रहे हैं, फिर आपको लगा नहीं कि उमर साहब अब ओवरटेक कर गए हैं सजाद साहब को। तो उसके बाद जो रिजल्ट था, जो लोगों ने जो मन बनाया था, हालांकि लोग अभी भी उसी मन पे डटे हुए हैं, जो लोगों ने एक मन बनाया हुआ है, तो उससे लगा कि लोग चेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोग चाह रहे हैं कि चेंज हो। तो बाकी जो हमारी जो कश्मीर की 2 सीटें हैं, चाहे आप साउथ सीट की बात करें या सेंट्रल सीट की बात करें, उसमें हमारे कैंडिडेट्स नहीं थे, तो वहां पे भी हम आपको बिल्कुल सरप्राइज देंगे। चलिए ठीक है जी, सरप्राइज देना पॉलिटिक्स में बनता है और आपका व्यू पॉइंट भी लेना बड़ा जरूरी था। अब्दुल रशीद शेख साहब, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी माना जाता था कि मजबूत जमात है, लेकिन नॉर्थ आते आते क्या मैं ये मानूं कि लीडरशिप की क्राइसिस बनी, ग्रुपिज्म ज्यादा हुआ, और जिसकी वजह से आज वो बेस इसमें भी नहीं दिखी और सिचुएशन एंटायरली डिफरेंट है? मजीद साहब, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बीच में ब्रेक हो रही है, आई एम सॉरी। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड आफ्टरनून टू ऑल माय फ्रेंड्स for participating therein and giving their opinion vis-a-vis the elections of Kashmir. जी, मुझे लगता है कि to say anything concrete and with absolute authority इस जंक्चर पे ये सारा मुझे लगता है बेमानी होगा, क्योंकि जनरली जो इलेक्शन पेस लेती है वो जब नॉमिनेशन पेपर्स आते हैं देयर आफ्टर लोग अपना ओपिनियन फ्रेम कर रहे हैं। हेलो, जी आवाज आ रही है आपकी, बिल्कुल। जी, आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, आप ऑन एयर हैं जी। और उसके बाद थोड़ी बहुत सी लोगों में वो ओपिनियन फ्रेम कर लेते हैं, एंड इट्स नॉट ओनली ए पार्टी जिसके लिए इस वक्त कोई जो यहाँ के कुपवाड़ा के या नारद के लोग हैं, दे विल आल्सो सी दे हु विल बी द कैंडिडेट ऑफ द पार्टीज, जहाँ से किसको कौन सा कैंडिडेट आता है।
तो जो मैं आपको ये मिसाल दूं कि ये ओपिनियन पोल या कभी किसी मौके पे किसी का ज्यादा वोट लेना या कम वोट लेना, तो वो ज्यादा मायने नहीं रख रहा है। क्योंकि आई रिमेम्बर 2014 जब पार्लियामेंट था तो उस वक्त पीपल्स कॉन्फ्रेंस हार्डली उसने 1500 वोट लिए थे हंदवारा से ज्यादा। तो कोपाड़ा वो लूज कर रही थी पीडीपी से कुछ 3500 वोटों से, और नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी वो तकरीबन 400-500 वोटों से पीछे था। तो लेकिन जब असेंबली का इलेक्शन आया तो इट शोड ऑल टुगेदर डिफरेंट रिजल्ट। कोपाड़ा से उन्होंने सीट ले ली, हंदवाड़ा से 5,500 वोटों से वो जीते। तो इसलिए इस वक्त ये कहना कि भाई फलानी पार्टी का परसों ऐसे हुआ तो आज ऐसा ही होने वाला है, इट्स नॉट रियल पर्सपेक्टिव विथ रिगार्ड टू वोटर फ्रॉम पर्टिकुलरली फ्रॉम कश्मीर रीजन एंड दैट टू फ्रॉम नॉर्थ। अब सबसे बड़ी बात ये हुई कि जब लोग कहीं किसी का को वोट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो लोगों का ये होता है कि उन्होंने कोई गवर्नमेंट देखी होती है, उसकी प्रोस एंड कॉन्स, गलतियां, बाकी चीजें या कहीं इख्तिलाफात होता है तो उस पर वोट देते थे। ये तब था जब इमीडिएटली इलेक्शंस होते थे एट द एक्सपायरी ऑफ, जब किसी गवर्नमेंट का टर्म पूरा होता था तो उसके बाद लोग पहले से ही कोई ना कोई ओपिनियन फ्रेम करते थे कि इस गवर्नमेंट से क्या क्या गलतियां हुई या इस गवर्नमेंट में क्या पब्लिक के लिए नहीं हुआ, क्या लोगों के लिए नहीं हुआ। तो दिस ऑल यूज्ड टू बी। लेकिन अभी जो हमारे इस वक्त के वोटर्स हैं, जो परसेंटेज हाई आ गई, वो सारे वो लड़के हैं जिन्हें जो 18 प्लस थे, मीनिंग देयर बाय अगर हम ये 10 साल उन्हें काटते हैं 19 से पहले के जो हुए और 2024 तक, तो वो उस वक्त अराउंड 8 से 10 साल के होते। तो उन्होंने एक वर्डिक्ट दे दिया पिछले दिनों। शायद उसमें ये भी गुस्सा था कि भाई पिछले 10 साल से जम्मू कश्मीर में वोट्स नहीं हुए। ठीक है जी, मैं माजिद साहब दोबारा आपके पास हूँ। माजिद साहब दोबारा आपके पास। शाकिर साहब बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट माजिद साहब ने उठाया कि एंटी इनकम्बेंसी होती है, परफॉर्मेंस कार्ड सामने होता है, लोग बड़ी चीजें देखते हैं तब जाकर असेंबली के अंदर वोट करते हैं, क्योंकि ये लोकसभा के मुकाबले में एंटायरली डिफरेंट होता है। अब की बार क्योंकि आप भी एनालिसिस करते हैं, आप भी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करते हैं, अब की बार लोगों के मन में क्या कुछ होगा कि जनाब दीज आर द फैक्टर जहां पर मैंने वोट करना है? डेफिनेटली देखो, एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर हर इलेक्शन में रहता है। वो पहले भी रहे हैं इलेक्शंस में, एक फैक्टर्स रहे हैं, आज भी इलेक्शंस में फैक्टर्स रहे हैं। लेकिन एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी, देखो आपकी फाइट किससे है, ये डिफाइन करेगा आप अपनी एंटी इनकम्बेंसी को कितना पीछे रख सकते हैं। अगर आपके सामने काफी सारे स्ट्रांग कैंडिडेट्स हैं तो एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता है, लेकिन एक चैलेंजिंग सिचुएशन है, बहुत मेहनत करने की जरूरत है। और हाँ, एक डेफिनेटली एक चीज है कि अगर कोई भी स्ट्रेटजाइज कर पाएगा सही से तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, ऐसा नहीं है। बट क्या वो सब होगा? क्या इतनी स्ट्रांग स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है? क्या इतना रीच आउट किया जा सकता है? जो इतने सारे लोग नाराज हैं जो एक कैंडिडेट के खिलाफ वोट डाल रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1 लाख वोट है और किसी एक कैंडिडेट को 10,000 वोट आ रहे हैं और 90,000 इसके खिलाफ है, क्या इसमें इतनी क्षमता है, इतनी ताकत है कि ये बाकी सारे इतने सारे लोगों को कन्विंस कर पाए अपनी जो इसकी इनकम ये एंटी इनकम्बेंसी रही हो उसको साइडलाइन कर सके? तो वो एक बड़ा फैक्टर रहेगा। अगर कोई इतना मतलब मुझे कोपारा की बहुत हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत नेक टू नेक कंटेस्ट रहेंगे और काफी सारे स्ट्रांग कैंडिडेट्स हैं, कम से कम एटलीस्ट 2 पार्टीज बहुत स्ट्रांग है, बहुत नेक टू नेक मुकाबला रहेगा। मैं नासिर आपके पास हूँ, उसके बाद कुछ सवाल और है जो मैं ऑन एयर करना चाहूंगा, फिर एक एक रिएक्शन उनका भी लूंगा। ये जो हम देखते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी रहती है, परफॉर्मेंस कार्ड, रिपोर्ट कार्ड देखा जाता है, क्या अब की बार किटी में तो है ही किसी की नहीं कुछ, तो सारा बोझा और सारी नेगेटिविटी मरकज पर आएगी, बीजेपी रहेगी? जनाब उन्होंने 5 अगस्त 2019 के बाद ये तबाहियां की, इन तबाहियों को रोकने के लिए हमें वोट करें, जबकि सबको पता है कि सूरत हाल किस तरीके की है और क्या कुछ हो सकता है इसके बाद भी। नासिर साहब क्या अब तक आवाज आ रही है? चलिए ऑडियो ठीक करिएगा, तब तक फटाफट से कुछ और सवाल लेते हैं। जी आप मुझसे पूछ रहे हैं?
नहीं, नासिर साहब से पूछ रहा था। ठीक है जी, कुछ सवाल प्ले कीजिएगा, तब तक नासिर असलमानी साहब का ऑडियो भी जरा क्लियर कीजिएगा। फटाफट से कुछ और सवाल हैं जो हमने इसी कॉन्टेस्ट में पूछे थे लोगों से कि आखिर उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, उसको मैपिंग करने की हमने कोशिश की थी। और कुछ ऐसे सवाल है जो अभी पूछे जा रहे थे, क्या हमने वो पूछा या नहीं, एक बड़ा फैक्टर ये भी रहता है असेंबली के अंदर। तो क्या कुछ पूछा हमने? जीपीएस गुलिस्तान पॉलिटिकल सर्वे में हमने एक और सवाल पूछा कि कौन से ऐसे इश्यूज रहेंगे जिनको लेकर आप वोट करेंगे, जो मैं अभी पूछ रहा था। तो देखिए जनाब क्या इश्यू रहेंगे। बेरोजगारी, तरक्की, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, हेल्थ एंड अदर इश्यूज, ये बड़ा फैक्टर रहेगा। यानी वो 4 मुद्दे जो कुपवाड़ा जिले की आवाम ने हमारे सामने रखे। यानी बेरोजगारी का मामला सरफहरिस्त पर रखा और इसके साथ साथ बेरोजगारी पर 16.7% लोगों ने कहा कि यह हमारी प्रायोरिटी रहेगी। इस पर हम देखेंगे कि किस पार्टी के पास क्या मंशूर रहेगा और इसको टैकल करने के लिए क्या कुछ रहेगा। डेवलपमेंट का मुद्दा भी बहुत सारे इलाकों के अंदर रहा। 33.3% लोगों ने कहा कि डेवलपमेंट भी हमारे लिए बड़ा मुद्दा है। प्लान में देखेंगे चॉक आउट कैसे किया जाएगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये एक ऐसी यूनिक चीज थी जो लगभग अक्रॉस नॉर्थ हमने देखा कि जनाब हम सियासी इस्तेकाम चाहते हैं, ये जो अनसर्टिनिटी है इसको खत्म होना चाहिए। 35.3% लोगों का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर वोट करने का फैसला है। अदर्स, हेल्थ और अदर इश्यूज पर 17.6। लेकिन सियासी तौर पर कितना बालेंगे है लोग, तो वो आपको इस सवाल से समझ आएगा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर 35.3% हमारी जीपीएस की सर्वे के मुताबिक लोग वोट डालने जाएंगे। यानी पॉलिटिकली वो बेदार है, हर पार्टी को वो देखेंगे, हर चीज को वो खंगालेंगे, उसके बाद अपना मन बनाएंगे। यानी यहां पर जब भी अब एजेंडे बनेंगे, सर्वे बनेंगे, तो तभी ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का सवाल वहां पर भी लोग देखेंगे क्या उनके मैनिफेस्टो में है या नहीं है। दूसरा सवाल जो पूछा गया था इसी के हिसाब से, अच्छा जी, हमने कहा था क्या इंडिया अलायंस जो हमने असेंबली लोकसभा के अंदर देखा था, क्या ये बीजेपी के मिशन 55+ को जम्मू कश्मीर में रोकेगा? क्योंकि बीजेपी का नारा कि हम 55+ पार जाएंगे जी, इस बार 60 के ऊपर भी जाने का दावा पेश किया गया। तो हमने नॉर्थ कश्मीर के लोगों से पूछा इंडिया अलायंस अगर चुनाव में आता है, इंडिया अलायंस, अब ये ध्यान में रखिएगा, इंडिया अलायंस मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कुछ जमातें और, अगर वो सारे मिलती हैं तो क्या वो उस मंसूबे को, मंशूर को रोक पाएंगी जो बीजेपी का है? यस, नो और डोंट नो के 3 ऑप्शन दिए गए थे। 80% नॉर्थ कश्मीर के लोगों ने, जो पॉलिटिकली वाइब्रेंट है, उन्होंने कहा कि अगर इत्तेहाद होता है तो यह मुमकिन है, बड़ी चीजें रुक सकती हैं। और 16% ने कहा जनाब कोई फायदा नहीं है, इत्तेहाद होना ही नहीं है। और 3% ऐसे उन्होंने कहा इस सवाल का हम जवाब नहीं देंगे। तो पहला वाला सवाल मैंने कहा आपको, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर कितना हसास मामला है, कितना बारीकी से इसको देख रहे हैं। और इतिहाद के मामले पर भी नॉर्थ कश्मीर की गहरी नजर है। अलायंस वो चाहते हैं कि एंटायर स्टेट के अंदर हो। और फिर एक और सवाल जल्दी से जरा प्ले उसको भी कीजिएगा। चलिए जनाब, लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट जो आया, क्या ये किसी भी तरीके से असेंबली इलेक्शन पर असरअंदाज होगा, इफेक्ट डालेगा असेंबली रिजल्ट्स पर नॉर्थ कश्मीर एंटायर के? ये सवाल हमने नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा के लोगों से पूछा। हाँ और ना में जवाब मुख्तसर सा देना था। और 60% लोगों का मानना था बिल्कुल जी इसका असर पड़ सकता है, और 38% लोगों का था बिल्कुल इसका असर नहीं पड़ेगा। शाकिर भी अभी बता रहे थे कि कुछ असर पड़ता है, तो यहां पर भी लोगों ने उसी तरीके की बात कही है कि ये जो रिजल्ट्स आए हैं इसका असर आने वाले असेंबली इलेक्शंस के अंदर पड़ सकता है। कुछ सवाल थे ये जो हमने पूछे, कुछ और भी सवाल आते हैं, लेकिन चंद सवाल मैंने आपके सामने रख दिए। नासिर असलमानी साहब, पॉलिटिकली काफी हसास है नॉर्थ कश्मीर की आवाम। 3 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट थे। एक इतिहाद का सवाल था, तो सबने यकजबान होकर कहा कि इतिहाद के बगैर कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा सवाल हमने पूछा कि जनाब किसके लिए वोट करेंगे? जनाब हमने सियासी इस्तेहकाम चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, इसलिए हम इस बार देखेंगे कि किसकी किटी में क्या कुछ होगा, उस पर हम वोट डालेंगे। किस तरीके से अवाम के इन सवालों के जवाब को आप देखेंगे, और क्या पॉलिटिकल पार्टियों का जब मंशूर बनेगा तो ये एक फीडबैक होगा, एक फीडर के तौर पर पार्टियों के सामने है कि इन चीजों पर हमने बहुत ज्यादा फोकस करके आगे बढ़ना होगा, और ये टॉकिंग पॉइंट रह सकती हैं चुनाव के दौरान? देखिए जनाब, जहाँ तक अलायंसेस का ताल्लुक है, अलायंसेस की बातचीत प्राइमरली तब शुरू होती है जब इलेक्शन रोल आउट होता है। अब हम इंतज़ार करेंगे नोटिफिकेशन का, उसके बाद हमारे लीडरान भी मिलेंगे और आपस में तबादला ख्याल करके, मशवरा करके
अलायंस के बारे में एक फैसला लिया जाएगा। उसके बारे में कुछ कहना अभी थोड़ा कबल वक्त था। ये बात बिल्कुल आपकी सही है, न सिर्फ लोगों की बात बल्कि एज ए प्रीमियर पॉलिटिकल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जहन में भी ये सबसे ऊपर है कि यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए। इलेक्शन की भी जब हम बात करते हैं तो इसीलिए करते हैं कि आवाम को अपनी सरकार मिले और स्टेबल सरकार मिले। उसके साथ साथ जो हमसे 2019 में छीना गया, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज थी, उनको उनकी हुसूलियाबी के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग करके उसको वापस लाने के लिए कोशिश करना पड़ सकती है। और एक मजबूत बुनियाद अगर पड़े तो इंशाल्लाह वो वापस लाना भी एक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमारी जो है इज्जत नफ्स बरकरार होगी, हमारा जो वकार छीना गया है वो वापस आएगा। हमारा पूरे मुल्क में ये सबसे टॉप जो क्राउन ऑफ इंडिया था ये स्टेट था, इसको डाउनग्रेड करके यूटी बनाया गया है। वो स्टेटहुड वापस लेना भी हमारे लिए एक प्राइमरली जो है टॉकिंग पॉइंट भी होगा और हमारा मैनिफेस्टो का पॉइंट भी होगा। वो भी इस इलेक्शन में एक मुद्दा जरूर होगा। ठीक है जी, वो बहुत शुक्रिया नासिर साहब, चूंकि आप अदीमुल फुर्सत है, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। फिरदौस बाबा साहब, ये नॉर्थ कश्मीर की जो एंटायर टीम है, लोग हैं जो वोट करते हैं, बल्क में वोट करते हैं, हमेशा उन्होंने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को मजबूत, फाल, मुतहरिक देखना चाहा, लेकिन अब की बार पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक बड़ा सवाल उनके सामने है। अब की बार वो मान रहे हैं कि जनाब हर एक चीज अपनी जगह, लेकिन हम चाहते हैं कि इत्तेहाद हो और वो जो बड़े मंसूबे हैं उनको नाकाम किया जाए, बीजेपी का मिशन 55 नाकाम किया जाए, खुलकर इस तरीके की बातें हो रही है। क्या हम ये माने कि नॉर्थ इतना हसास है और इतने तमाम बारीक बीनी से सियासत पर गहराई के साथ सोचकर अपना फैसला सुनाते हैं? बिल्कुल, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी जब नासिर साहब 370 की बात कर रहे थे तो लोग बिल्कुल जानते हैं कि इसको महफूज करने की जो कोशिशें थी वो किसने की और किस तरह से की गई, उसको जो खोखला बनाने में किसका रोल रहा, लोगों के सामने सारा कुछ आया है। तो उसको देख के भी लोग वोट देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। और जब फिर एक ग्रुप बन जाता है पीएचईडी, लोगों की उम्मीदें उससे जुड़वाई जाती है, फिर उसको भी तोड़ा जाता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोग इस चीज को नोटिस कर रहे हैं, तो और लोग इस पे भी जरूर वोट देंगे, इस चीज को देख के वोट देंगे। और जो बीजेपी जो पार्टी है, उनकी जो जातियां हैं यहाँ पे कश्मीर में, तो उनके साथ पास्ट में कौन अलायंस में रहे हैं, किसने उनकी यूनियन मिनिस्ट्री में ब्रेथ ले ली है, तो उस पर भी लोग देख रहे हैं और लोगों को पता है वो सारा कुछ, तो उस पर भी वोट होगा। और बाकी जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं हम, जो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, तो उस पर कौन सी पार्टी क्या लेके आएगी, उसके पास क्या एजेंडा होगा, जब उनके पार्टी का मंशूर जब सामने आएगा तो उस पर बिल्कुल लोग सोचेंगे। हाँ, कम से कम लोगों को आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं, लोगों के मसाइल पे आपको बात करनी है। जब आप लोगों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, एक अलायंस सूरत हाल एंटायरली चेंज हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल फिर रिजल्ट्स भी आपके वैसी आ जाती है। और तीसरी बात आपने कही कि जो इलेक्शंस की बात कही कि जो लोकसभा इलेक्शंस का वर्डिक्ट आया, रिजल्ट आया, तो उसका असर जरूर होगा, क्योंकि लोगों ने आज तय कर लिया है, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि एक चेंज को लाना है, एक अल्टरनेट को लाना है। क्योंकि जो रिवायती सरकारें रही है, पार्टियां रही हैं, उन्होंने तो इलेक्शन से पहले तो एक बात कर रहे थे, तो इलेक्शन के बाद जब इलेक्शन जीत जाते हैं तो कोई और बात चल जाती है उनकी। तो इसलिए मुझे लगता है आजकल के नौजवान ने ये ठान ली है, और जिस तरह से आपकी वोटिंग परसेंटेज भी ज्यादा हो रही है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि असेंबली इलेक्शंस में भी ऐसी ही परसेंटेज देखने को मिलेगी। अब्दुल, ठीक है जी, फिरदौस साहब मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। अब्दुल मजीद साहब, शेख साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि अब की बार मैनिफेस्टोज जब बनेंगे तो वो सिर्फ किताबचा नहीं होगा, बल्कि अब की बार अकाउंटेबिलिटी चाहती है सरकार, अवाम, और अब की बार जो भी हुकूमत में आए उसके लिए करो या मरो वाला मामला होगा, क्योंकि आगे जब भी फिर चुनाव होंगे तो वो रिपोर्ट कार्ड वो अपने शाने से, अपने आप से जुदा नहीं कर सकता है। आपने सही फरमाया जहां तक पार्टी मैनिफेस्टो की बात है, लेकिन अब टू बी ऑनेस्ट एनफ टू बिकॉज वी मेक डायलॉग्स विद द पीपल, जाते हैं उनके पास, इंटरेक्शंस होती हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। तो इस वक्त जो बातें हैं, बेसिकली पीपल डू नॉट लाइक दीज पेपर वर्क्स या वो जबानी वो बातें, दे वांट समथिंग इन द प्रैक्टिकल।
वो चाहते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इसलिए इस शेप में हो कि जिसमें उनकी सिक्योरिटी, जो इस वक्त जो जम्मू कश्मीर में ना अनएम्प्लॉयमेंट इतना इम्पोर्टेंट चीज है, ना इतनी इम्पोर्टेंट उनके लिए डेवलपमेंट है, ना कोई और चीज है। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है वो सेल्फ सिक्योरिटी है। क्योंकि जब से आफ्टर 2000 वो ना ये नॉट बिफोर एब्रोगेशन बट इट वाज एट द टाइम व्हेन दिस असेंबली वाज डिसॉल्व्ड, देयर आफ्टर क्या क्या चीजें हुई, लोगों के साथ क्या हो रहा है, किस तरह से लोगों को वो प्रेशराइज करने के लिए या झूठी बातों पे मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि यहाँ एक ट्रेंड चली है, सॉरी टू स्टेट दिस, कि जहां तक मुलाजमों की बात है उन्हें टर्मिनेट करते हैं एंड दे आर टेकिंग द एक्सेप्शन ऑफ दिस 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसमें पावर्स हैं गवर्नर के पास, प्रेसिडेंट के पास, कि वो बगैर इंक्वायरी के किसी भी की नौकरी को दे विल डन अवे विद। अब इसमें कहाँ वायर इट विल, अगर किसी की इंक्वायरी करते हैं उसके बख्श को सुनते हैं, उस बेचारे को सुनते हैं कि हो सकता है उसके पास कोई डिफेंस हो, merely on a report of some police officer or on a report of some agency without hearing the other side, taking refuge under constitution की 311 का refuge लेके, and he is dismissed or terminated from the services। जैसे आमतौर पे it's a to me it's a religious fault। ये बड़ी चीज है ना, ये तो बड़ा मैटर है। एक सेकंड जी जी जी, मैं बस एक मिनट में आपको जवाब दे रहा हूँ। जिस लेते हैं रिफ्यूज, उसमें जैसे ये जो हर एक रिलीजियस में कहा जाता है कि नोबडी शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड इवन इफ यू हैव सम प्रूफ्स, आपके पास मतलब कंक्रीट प्रूफ हो उस आदमी के खिलाफ या उसकी ये मामला तो है, लेकिन फिर भी आप सुन लीजिए मुझे बस एक सेकेंड। इस वक्त जो लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट इशू होगा, they will see the person who will stand for their security first, thereafter will come employment, prosperity and other things। क्योंकि हर एक इंसान के लिए एम्प्लॉयमेंट तब चाहिए, प्रॉस्पेरिटी तब चाहिए जब वो खुद महफूज है। ठीक है शेख साहब, मैं टेक कर चुका आपके। शाकिर भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट सिस्टम में, यूनियन टेरिटरी के निज़ाम में कानून आपके पास भी है, कॉपी मेरे पास भी है, सबके पास होगी। मेरे फिरदौस साहब बड़े एक्टिव है इस पूरे मामले में। हुकूमत जो बनेगी, जिस चीज़ का जिक्र माजिद शेख साहब कर रहे हैं, जिस चीज़ का इशारों में जिक्र नासिर साहब कर चुके हैं, क्या उतना बड़ा मैंडेट होगा स्टेट गवर्नमेंट के पास कि वो तमाम मामला एड्रेस कर पाएंगे? क्योंकि कन्फाइंड पावर है हमारी यूटी के पास और एक्सपेक्टेशन लोगों की बहुत ज्यादा है उससे। आई थिंक मुझे लगता है सबसे पहली चीज जो है जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियंस को अपनी टेरिटरी को समझना चाहिए, और टेरिटरी समझने के बाद उनके पास क्या क्या मैंडेट है उसको लेकर ही लोगों के पास जाना चाहिए। लोग समझदार है, उनको वाकिफ है सब चीजों की, क्योंकि आज डिजिटल जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, आपके बिल्कुल हाथ में दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन है। आज तक लोग हर एक चीज को बहुत बारीकी से देखते हैं, समझते हैं। मुझे लगता है कि लोग पॉलिटिशियंस का एक सबसे बड़ी चीज ये होनी चाहिए कि उनको अपनी टेरिटरी, उनको अपना मैंडेट समझ कर ही लोगों के पास जाना चाहिए। इनके पास क्या मैंडेट है, क्या कुछ कर सकते, उतना ही लेके जाना चाहिए। अगर ये कर सकते हैं तो फिर उनके लोगों के पास वो सारी चीजें लेके जाना चाहिए। अगर ये कर नहीं पाएंगे तो फिर इनके लिए और दिक्कतें बढ़ती रहेंगी। तो इससे इनका देखो, सियासत वन टाइम में कोई ऑफर नहीं है। एक बार लोगों को आप धोखा देके कुछ भी कर सकते हो और अगली बार आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि अगली बार भी उनको लोगों के पास जाना होगा। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें लोग समझ चुके हैं। ये लोग चीजों का आइडिया है। बड़ा डिफिकल्ट है, ये डिफिकल्ट है अब की बार चुनाव, क्योंकि जिस स्टेट में थे वो इख्तियार है नहीं, जिस यूटी में है उसमें बड़ा लिमिटेड पावर है, और जब वो एजेंडा फ्रेम करेंगे तो उन्हें बड़ा फूक फूक कर चलना होगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। लेकिन गुलिस्तान न्यूज पर जरा फटाफट से मैं आपको वो 3 और सवाल बता दूं जो हमने इस कैंपेन का हिस्सा बनाए थे, ताकि इसको हम कंक्लूड करें। जिला कुपवाड़ा के गुलिस्तान पॉलिटिकल सर्वे के जीपीएस को सवाल क्या और पूछे गए थे, फटाफट से आपकी टीवी चैनल पर इसको रख देते हैं जी। हमने कहा था कि क्या आपको नए चेहरे चाहिए या रिवायती सियासतदानों पर ही आप भरोसा करेंगे कि वो रिप्रेजेंट करें दोबारा आपकी असेंबली सेगमेंट को? बड़ा अहम और बड़ा सवाल था कि क्या नए चेहरे चाहिए या रिवायती सियासतदानों पे ही तकिया होगा।
तो ऑलमोस्ट कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन सबने कहा कि 66.7% हमारी टेली सर्विस ये बताती है कि नए चेहरे मैदान में आने चाहिए, नए चेहरों को मौका देना चाहिए और रिवायती सियासतदानों को अब थोड़ा साइडलाइन होना चाहिए। 33% लोग इसमें थे कि नहीं, जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस हैं उन्हीं को जनाब मैदान में आने दे, लेकिन यहां पर आपको गैप बहुत ज्यादा दिखेगा। नए चेहरों की तलाश, नॉर्थ कश्मीर, एंटायर कुपवाड़ा जो है वो दिख रहा है। फटाफट से आगे बढ़ते हैं जी। हमने कहा कि आप पॉलिटिकल, हाउ विल यू रेट द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन जम्मू एंड कश्मीर। उधर क्या कहा था, स्टेबिलिटी हमारी एजेंडे में रहेगा, हम देखेंगे कि पार्टियां कैसी। हमने कहा कि अभी जो चल रहा है सिनेरियो, इसे आप कैसे देखते हैं, गुड, पुअर और एवरेज। तो सवाल का जवाब आया कि जनाब अभी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है इसे हम बेहतर ही मानते हैं, क्योंकि किसी के हाथ में कुछ है नहीं, इसलिए सब बेहतर बेहतर है, गुड गुड है। चलिए जनाब एक और सवाल की ओर आते हैं। क्या यह सही वक्त है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए कि वो जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात का ऐलान करें? इज दिस राइट टाइम फॉर द असेंबली इलेक्शंस इन जे&के? 3 ऑप्शन, हां, ना और नहीं पता है। यानी 3 ऑप्शनों में कुपवाड़ा की आवाम ने क्या कुछ सवालों का जवाब दिया, इसको फटाफट से जरा देख लीजिएगा। 70% कुपवाड़ा जिले की आवाम का मानना है कि हां ये वक्त है, दिस इज द राइट टाइम फॉर द इलेक्शंस इन जे&के। 30% का कहना है कि नहीं जनाब अभी वक्त नहीं है। 10% कह रहे हैं हमें पता नहीं है, नहीं बताएंगे इस पे। लेकिन मेजॉरिटी 70% ये कह रही है कि विदाउट एनी फर्दर डिले इलेक्शन शुड बी अनाउंस इन जे&के। ये एक बड़ा वर्डिक्ट नौजवानों का है जिन्होंने हमारे जीपीएस गुलिस्तान पॉलिटिकल सर्विस में हिस्सा लिया। डू यू बिलीव that the security and stability, यानी सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी इंप्रूव हुई कुपवाड़ा में अंडर करंट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो मौजूदा निजाम हमारा है उसमें इस्तेकाम आपको मिला, आप इत्मीनान बख्श हैं? हां, कुछ नहीं कहेंगे और ना। 3 ऑप्शन थे, बड़े छोटे छोटे ऑप्शन हमने दिए थे और कुछ लोगों ने इस पर डिटेल में भी हमारे साथ बताई। तो हां कहा कि जनाब अमन कानून बेहतर है, सूरत हाल बेहतर है, उम्मीद है कि और बेहतर होगी। 66.7 लोग इसमें हाँ में है और 33% लोग कह रहे हैं नहीं है। 2% लोग कह रहे हैं कि नहीं जनाब बिल्कुल ठीक नहीं है। यानी हड़ताल, कर्फ्यू, पकड़ दकड़, उसमें काफी फर्क आया है। उस कॉन्टेक्स्ट में सवाल का जवाब जो है वो लोगों ने दिया है। हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद द गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट? ये भी थोड़ा सवाल पहला वाला ही था, लेकिन इसको थोड़ा हमने घुमा के दोबारा पूछा है। तो इसमें हमने 2-3 ऑप्शंस दिए, एवरेज, ऑनेस्ट, नो और नॉर्मल के। तो यहां पर सवाल का जवाब क्या कुछ आया है वो आपके सामने है। 33% का मानना था एवरेज है जी, कोई ऐसा नहीं है। 16% का मानना था कि बाईमान लोग हैं जी। 13% लोगों का मानना था कि बिल्कुल नहीं जी, सारा उल्टा पुल्टा चल रहा है। 10% का मानना था नॉर्मल है। तो इससे आपको जिला कुपवाड़ा की एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके की है, वहां के लोग एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस के बारे में क्या कुछ समझते हैं, ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी एक बड़ा सवाल है और जिला इंतजामिया के लिए भी एक टॉर्च है अगर वो अंधेरे में आगे बढ़ना चाहे। राइट टाइम फॉर द पार्टीज टू गो इन असेंबली इलेक्शंस, सोलो, अलहदा तौर पर। क्या हमने कहा था इंडिया अलायंस, यहां पर हमने पूछा था कि अलग अलग अगर चुनाव लड़ेंगे तो क्या टाइम सही है? तो सवाल का जवाब क्या कुछ आया देख लीजिएगा। जिला कुपवाड़ा के लोगों का मानना यस, ये सही है जी, अलग अलग लड़े। 38% लोगों का मानना है नो, हमने जी अलग अलग नहीं लड़ना चाहिए। 15% ने कहा हम इस पर कोई कमिट नहीं करेंगे। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि वहां उन्होंने कहा था इंडिया अलायंस और फिर इकट्ठे होकर चुनाव लड़ना चाहिए। यहां पर हमने कहा क्या पार्टियों को अलग अलग लड़ना चाहिए? तो 35% जब अलहदा तौर पर सवाल पूछा गया तो कहा गया हाँ हमें अलग पूछना। तो ये ओपिनियन डिफरेंस भी यहां पर आपको नजर आएगा। तो एक और सवाल जो हमने पूछा, विच इशू मस्ट कम इन पॉलिटिकल मैनिफेस्टो? आप जब पार्टियां मैनिफेस्टो बनाएंगी तो कौन कौन से मुद्दे होने चाहिए? स्टेटहुड, रिटर्न ऑफ पावर प्रोजेक्ट, एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्री, वॉर अगेंस्ट ड्रग्स, गुड गवर्नेंस।
ऐसे मुद्दे थे जिन पर लोगों ने वोट किया है। स्टेटहुड पर 55% लोगों का मानना था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के एजेंडे में यह होना चाहिए। पावर प्रोजेक्टों के मामले में 30% लोगों का मानना है कि पावर प्रोजेक्ट्स वापस आने चाहिए। एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्री के बारे में 45% का मानना है कि एजेंडे में यह होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा मामला जो हम हर बार आपके सामने रखे हैं पिछले कई दिनों से कि वॉर अगेंस्ट ड्रग, 70% ये है लोगों का मानना नॉर्थ कश्मीर के जिला कुपवारा के कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो के अंदर यह मामला होना चाहिए और गुड गवर्नेंस 30% जवाब में आया है। तो ये सूरत हाल थी जनाब, ये वो सवालात थे जो हमने जिला कुपवाड़ा के 6 असेंबली सेगमेंट्स के अंदर आवाम से पूछे हैं गुलिस्तान पॉलिटिकल सर्वे के अंदर। और इस तरीके से पहला पड़ाव आज इख्तिताम पजीर हुआ, 6 बज चुके हैं। मुझे देंगे आप इजाजत, क्योंकि गुलिस्तान पॉलिटिकल सर्वे कल 5 बजे दोबारा हम शाम को लेकर आएंगे, जिसमें हम मजीद गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे बारामुल्ला जिले की बारामुल्ला असेंबली सेगमेंट्स के अंदर कौन पार्टी कहां पर है, किसने आगे जाना है, किसका मुकाबला कहां पर है, इंपॉर्टेंट चेहरे कौन से हैं, डिटेल के साथ कल आएंगे आपके सामने गुलिस्तान पॉलिटिकल सर्वे में। याद रखिएगा, गुलिस्तान न्यूज, आपकी आवाज। हमने सवाल पूछे, जवाब आपने दिए और तहरीरन उन सवालों का जवाब क्या कुछ है इस प्रोग्राम के जरिए से, गुलिस्तान पॉलिटिकल सर्वे के जरिए से एंटायर 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सर्वे मुकम्मल हो गया है। और अब एक एक डिस्ट्रिक्ट की बारी होगी। नॉर्थ हमने खत्म कर दिया, नॉर्थ का जिला कुपवाड़ा, कल नॉर्थ का ही एक और हिस्सा होगा जिला बांडीपोरा, जहां पर हम तमाम सर्वे आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। मुझे दें इजाजत, अल्लाह हम से।